नमस्कार। मैं प्रणब कुमार नाथ, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, दरंग कॉलेज। आज आप लोगों के सामने दरंग कॉलेज के ई प्लेटफॉर्म पर एक टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा जो आज का विषय है वो है काव्य प्रयोजन, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के मेजर के एक मुख्य विषय है। काव्य प्रयोजन, जिस प्रकार से ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किसी उद्देश्य के लिए किया है, उसी प्रकार से काव्य रचना करने में भी कवि का उद्देश्य निहित रहता है। और भारतीय काव्य शास्त्र में उसी को काव्य प्रयोजन कहा गया है। इस संसार में मानव का कोई भी काम बिना उद्देश्य से नहीं होता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अपने विविध काव्य शास्त्रों में अपने अपने ढंग से काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है। सबसे पहले हम भरत मुनि कवि, जो कि पहली शताब्दी के कवि है, उन्होंने काव्य प्रयोजन के संबंध में जो कहा था वो कुछ इस प्रकार के थे। उन्होंने निम्नलिखित विषयों को काव्य प्रयोजन माने हैं, जो धर्म, यश, आय का साधक, हितकारक, बुद्धिवर्धक, लोक प्रदर्शक। इसके बाद आते हैं आचार्य भामह। भामह ने भी काव्य प्रयोजन के संबंध में अनेक बात कहे हैं। उन्होंने अपने काव्य शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में निपुणता, प्रेत और कृति को काव्य का मूल प्रयोजन माना है। इसके बाद आते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट एक समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में 6 प्रकार के काव्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिनको एक सर्वसम्मत रूप मिला है। आचार्य मम्मट ने जिन काव्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है वे निम्न प्रकार के हैं: यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट निवारण, परम आनंद की प्राप्ति और कांता समित उपदेश। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति मानव की सहज इच्छा है। महान से महान व्यक्ति भी यश की इच्छा करता है। यश महान पुरुषों की महान दुर्बलता है, तो साहित्यकार कैसे यश की कामना से विमुख रह सकता है? प्रायः अधिकांश कवि यश की प्राप्ति के उद्देश्य से काव्य की रचना करता है। संसार के महान से महान कवि जैसे कालिदास, शेक्सपियर आदि ने यश की कामना से ही काव्य की रचना की है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन है अर्थ प्राप्ति। काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन अर्थ अथवा धन कमाना है। संसार में अपना जीवन चलाने के लिए मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मनुष्य अपने उपलब्ध साधनों का धन प्राप्ति के लिए उपयोग करता है। धन प्राप्ति के लिए प्राचीन काल से ही काव्य को माध्यम बनाया गया है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने धन प्राप्ति की उद्देश्य से अपने आश्रयदाता राजाओं के प्रशंसा में काव्य लिखे थे। आधुनिक युग में भी अनेक कवियों पर यह बात लागू होती है। तो इस प्रकार से अर्थ की प्राप्ति काव्य का एक मूल प्रयोजन है। इसके बाद आते हैं व्यवहार ज्ञान। काव्य से लोक व्यवहार की शिक्षा कवि तथा पाठक दोनों को ही प्राप्त होती है। जहाँ पाठक काव्य के अध्ययन से लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है, वहाँ
कवि उसका प्रतिपादन करने से पहले अपने ज्ञान को एक निश्चित रूपरेखा बना लेता है। काव्य के पढ़ने से मानव हृदय के रहस्यों का उद्घाटन होता है। संसार में अनेक ऐसे काव्य उपलब्ध है जिनकी रचना साहित्यकारों ने लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। इसके बाद आते हैं अनिष्ट निवारण। काव्य का अन्य प्रयोजन है अनिष्ट निवारण। काव्य अनिष्ट निवारण का ही मुख्य साधन है। संस्कृत साहित्य में मयूर कवि का उदाहरण सिद्ध है। ब्रह्मा के शाप से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना कर उसका रोज अध्ययन कर इस रोग से मुक्ति पाया था। तो अनिष्ट निवारण मतलब रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी कभी कभी काव्य लिखी जाती है। प्राचीन काव्यों में बहुत सारे ऐसे कविता काव्य है जो कि अनिष्ट निवारण के या रोग मुक्ति के लिए जिसका उपयोग किया जाता था। काव्य का जो एक प्रयोजन है जो है परम आनंद की प्राप्ति। काव्य का अन्य एक मुख्य प्रयोजन है आनंद की प्राप्ति। यह जो प्रयोजन है सभी प्रयोजनों में प्रमुख माना गया है, क्योंकि काव्य रचना के बाद पाठक उससे आनंद लेना चाहते हैं। काव्य पढ़ के हो या काव्य लिख के हो, चाहे वो काव्य का लेखक हो या ये पाठक हो, सभी का एक उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति। महान कवियों ने काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। नेक्स्ट जो है कांता समित उपदेश। महान कवियों ने काव्य को कांता अथवा अर्थात पत्नी के उपदेश की तरह माना है। पत्नी अपने पति को अनर्थ से बचाने के लिए जिस प्रकार अपने हृदय की समस्त मधुरिमा के साथ अपने व्याख्यान को रसपूर्ण बनाती है, जिससे पति उस और सहज झुक जाता है, उसी प्रकार काव्य भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित बनाती है। काव्य उसी प्रकार संदेश देती है जैसे कि एक पत्नी अपने पति को सुनाती है, उपदेश देती है। उसी प्रकार काव्य को भी कांता समित उपदेश की तरह माना गया है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं मोहम्मद के द्वारा दिए गए जो 6 प्रयोजन हैं, जो कि बहुत ही सटीक है, जिसको अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने सही माना है। तो काव्य का प्रयोजन इसी 6 प्रकार को माना गया है। तो इसी के साथ आज का इस जो क्लास मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।